मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए बीएससी बीकॉम का, यहाँ पर बीए लिखा है लेकिन ये सभी के लिए भाई, बीए बीएससी बीकॉम का सामान्य हिंदी का जो पेपर होने वाला है, इसका वन शॉट रिवीजन वीडियो कराने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? वन शॉट रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस पूरे अच्छे से देखकर जाना है इस वीडियो को। चाहे यूनिट फर्स्ट हो गई, चाहे यूनिट सेकंड हो गई, चाहे यूनिट थर्ड होगी, सारे के सारे यूनिट को जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर आपको एक भी पर्सन नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ भाई, आपन ने एक चैलेंज ले रखा है 31 दिसंबर से पहले। किससे? 31 दिसंबर से पहले पहले अपने को कितना जो सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने करने हैं? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी अपन जो 25,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। आप सबको समझ में आ गया? और ये जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहां पर मिलेगी एक बार बता देता हूं आपको। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ जो हिस्ट्री चैंपियन लिखा है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको जो फाइल वाला सेक्शन होता है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कोने में सर्च वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कोने में सर्च वाला ऑप्शन है। यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपके सामने हिंदी, HINDI, सिर्फ हिंदी सर्च कर लेना। और यहाँ पर देखो एक चीज और बताता हूँ, काफी बच्चों सवाल, सर पीडीएफ डाल नहीं रखिए। बेटा आपका टेलीग्राम है ना, वो टेलीग्राम काफी बार क्या होता है, अपडेट लेता रहता है। मतलब सारे मैसेज वगैरह को अपडेट लेने में टाइम लेता है, इस वजह से सर्च नहीं हो पाती पीडीएफ। तो थोड़ा सा ना नेट को ऑन ऑफ करके सर्च कर लेना, तब आपको देखने को मिल जाएगी। थारी सारी जिम्मेदारी मैं ले रखी है। हिंदी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ डाल रखी है, गलती से फर्स्ट सेमेस्टर भाई, बीए बीएससी बीकॉम चाहे किसी के विद्यार्थी हो, पढ़ लेना भाई ये पीडीएफ। समझ में आ गया? सबके लिए समान ही रहता है कंटेंट। मैं जो कंटेंट देता हूं वो सेम उसी से लगभग पर्सन देखने को मिलते हैं, तो पढ़ लेना सेम टू सेम। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं भाई। और साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट मित्रा से को प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट से, फिर यूनिट सेकंड को पढ़ेंगे, फिर यूनिट थर्ड को और यूनिट फोर को। इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे भाई अपन? जो रेखा चित्र है जिसमें गीसा, महादेवी वर्मा के द्वारा जो गीसा रेखा चित्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पर्सन नहीं करवा रहा हूं, समरी करवा रहा हूं। के होई कहानी के अंदर वाह बता रहे हो ताकि थारा आसानी से चीजें समझ में आ जाए। गीसा महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक अत्यंत भावुक व मार्मिक रेखा चित्र है। मतलब गीसा जो किसके द्वारा लिखा गया भाई? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। आपके सामने एकदम मार्मिक और भावुक रेखा, कोई भी इंसान को भावनाओं में भर देने वाला कैसा है? रेखा चित्र है। समझ में आ गया? तो गीसा आपके सामने किसके द्वारा लिखा गया भाई? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? महादेवी वर्मा के द्वारा आपके सामने क्या किया गया? गीसा जो रेखा चित्र है वो लिखा गया है। यह कहानी एक गरीब, अछूत व उपेक्षित बालक गीसा की है। यह कहानी किसकी? आपके सामने एक गरीब बच्चा है, अछूत और दलित बच्चा, मतलब गरीब घर से भाई आपके सामने कोई नाम आ जाए, कोई नाम है गीसो, वह कोई जिंदगी है कहे कि थोड़ी घिसी घिसी, थोड़ा सो गरीब है। अछूत मतलब दलित फैमिली से आता है और ऐसा समाज से बच्चा है जिसको क्या कर दिया गया है? उपेक्षित नजर से देखा जाता है। उपेक्षित का अर्थ होता है कि भाई जिसकी कोई ज्यादा लोग इज्जत कौन दे। जो लेखिका के पास गंगा किनारे पर एक पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए आता है। गीसा का भाई, गीसा बशर्ते आपके सामने क्या है, जो अछूत परिवार से है, लेकिन जो महादेवी वर्मा है ना उसके पास वो, उसके अंदर पढ़ने की लालसा है। थाली नया को नहीं तारकन सबकी में है, फिर भी पढ़ने की नीत को नहीं थारी ऐ को नहीं। वो आपके सामने उसके पास संसाधनों का अभाव है, उसके पास चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ने की मन में है। जना के रहा है लेखिका कन्ने गंगा नदी के किनारे हर वक्त क्या करने आता है? वो भैया आपके सामने पढ़ने के लिए आता है। गीसा अन्य बच्चों से अलग था। जो गीसा आपके सामने, वो जो अन्य बच्चे हैं वहां के आसपास के उन बच्चों से सबसे अलग था। वह मेले कुचले होने के बावजूद मन में अत्यंत पवित्र और गुरु के प्रति समर्पित था। आपनों के सिस्टम है, अपना कन बढ़िया तो फोन है, बढ़िया माँ बाप बढ़िया स्कूल नाम पढ़ाए हैं, बढ़िया संसाधन है, सबकी में अपना करें, लेकिन जब गुरु जी की बात करने की और रिस्पेक्ट करने की तो अपना जी निकल जाए ना। तो भाई है वो, बशर्ते उसके अंदर उसके पास संसाधनों की कमी है, उसके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने क्या, वो मन से अत्यंत पवित्र है। मतलब उसका मन कैसा भाई? आपके सामने एकदम पवित्र है। अपने गुरु
जो महादेवी वर्मा है उसके प्रति उसका पूर्ण रूप से समर्पण देखने को मिलता है। मतलब अगर महादेवी वर्मा को यहाँ देखिए गिस्सा उरे बैठे रहे तो गिस्सो तो हाथी को आपको टांगे को लाओ इन अया को आदमी, समझ में आ गया। और बहुत ही पवित्र साफ दिल को आदमी है। लेखिका बताते हैं गिस्सा के पास न अच्छे कपड़े थे न ही संसाधन। लेखिका इस कहानी में बताती हैं कि भाई गिस्सा है उसके पास न तो कोई अच्छे कपड़े हुआ करते थे, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा को नहीं थाली ने कदे जारा का कपड़ा पहने कदे लेविस की कंपनी का है ना, पीटर इंग्लैंड का कपड़ा को नहीं होकर है ना, फटे पुराने कपड़े थे। और ना ही उसके पास आपकी तरह मोबाइल, अच्छा बेड, घर संसाधन वगैरह नहीं थे। लेकिन उसके अंदर सीखने की तीव्र ललक थी, लेकिन क्या थी, पढ़ने की उसका बहुत जोर की मन में थी। समझ में आ गया। वह हर रविवार को लेखिका के आने का बेसब्री से इंतजार करता था। जब जो देखो जीवन में जो आदमी का कोई चीज की कमी रहे ना, वो ही जिंदगी में कुछ चीज प्राप्त करने की कोशिश करें। जिन्हें पल्ला मिल रही है भाई वो क्यों प्रयास करोगे, जहां अपने पास संसाधन है तो आप सोचा ही नहीं है ना, और सोची में भी कोई जनक अंदर भाई जीवन में जनकन कोई चीज की कमी रहा है। तो यही चीज है, गीसा भाई आपके सामने हर रविवार को लेखिका के पास आता था, लेखिका को उसके पास आने का बेसब्री से इंतजार करता था और उनके बैठने की जगह को झाड़ बूझ कर साफ रखता था। मतलब जब लेखिका आया करती ना, हर रविवार ने लेखिका गिस्सा पढ़ाना आया करती, और गिस्सो भाई साहब अया को आदमी हो, हर जो आपके सामने रविवार ने जो लेखिका को आन को इंतजार कराया करते, और आन से पहले एकदम जो जगह उन्हें साफ पोचा पाचा मार के भारी बुरी काट के एकदम साफ सुथरी रखा करता। वह अपनी माँ की गरीबी के बावजूद अपनी निष्ठा में कोई कमी नहीं रखता था। उसकी माँ है, उसका जो परिवार है वो गरीब परिवार से आता था, लेकिन उसकी जो निष्ठा है, उसके जो काम करने का जो तरीका है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मतलब पूर्ण रूप से समर्पित बच्चा था। कैसा बच्चा था भाई? पूर्ण रूप से समर्पित बच्चा था। कैसा बच्चा था? पूर्ण रूप से समर्पित बच्चा था। कहानी का सबसे भावुक क्षण वह है जब लेखिका का वहां से विदा होने का समय आता है। इस कहानी में आपके सामने भाई लेखिका उसको पढ़ाती है, वो उसके पर लेखिका को आपके सामने पूर्ण रूप से समर्पित है ना। लेकिन इस कहानी का सबसे भावुक पल जब आता है जब लेखिका वहां से क्या होती है, आपके सामने विदा होती है। क्या होती है? जो लेखिका है, इस कहानी की जो लेखिका है वो वहां से विदा होती है। तब उस समय उस कहानी के अंदर क्या एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सभी बच्चे कुछ ना कुछ उपहार लाते हैं, लेकिन गिस्सा अपने माँ के पास रखे आखिर कुछ पैसे या मजदूरी करके एक तरबूज लेकर आता है। देखो जिकन भाई 2 रुपया जाए थार जाए का कोई टब्बर रहा, जनकन तो भाई माता पिता कन पिसा लेके कोई ना कोई जो और भी बच्चा जो महादेव वर्मा कन उठे पढ़िया करता, वह क्या करो भाई और किमी चिल्ला दो। अब गिस्सा कन तो भाई पिसा है ही नहीं, तो वो क्या करो थोड़ा सा दिन मजदूरी कराया, किमी की माता थोड़ा बहुत रुपया बचा रखा, तो उन रुपया ने बचा के वो क्या लेके आयो? तरबूज लेके आयो। क्या लेके आयो भाई? तरबूज लेके आयो महादेव वर्मा के खान के लिए। वह तरबूज को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए लेकर आया था। किस चीज के लिए लेकर आया था भाई? वो तरबूज किस चीज के लिए लेकर आया था? अपने जो गुरु हैं महादेव वर्मा, उसके प्रति उनकी जो श्रद्धा है, अगाध प्रेम है, उसको दिखाने के लिए वो क्या करके आया था? लेकर आया था। लेखिका को जब पता चलता है कि उस तरबूज को खरीदने के लिए गिस्सा के पास किसी कीमती वस्तु या मेहनत लगा दी, मतलब आपके सामने जब लेखिका को इस चीज का पता चलता है कि जो गिस्सा उसके पास पैसा नहीं है भाई, उसने क्या किया है? उस तरबूज को खरीदने के लिए उसने उसके पास जो भी वस्तु है करती थी, उसका जो आपके सामने जो कीमती वस्तु है करती थी, और वो उस कीमती वस्तु को बेचा है, और साथ के साथ उसने मेहनत मजदूरी करके तरबूज खरीदा है। तो क्या होता है आपके सामने? महादेवी वर्मा की आंखें भर जाती हैं। क्यों भाई? जी आदमी का 100 रुपया है गोजिम, वो 2 रुपए की अगर कोई आदमी चीज लाके दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। लेकिन जी आदमी का 20 पैसा है, वो आदमी 1 रुपया 80 पैसा आपके सामने के करके लेवा, कमा के लेवा कोई चीज का, और फिर थान कोई चीज ने दे, तो को मतलब कि भाई आदमी थारा प्रति कोई ना कोई मन में सच्ची भावना है, जाने दे रहे है ना। यह रेखा चित्र समाज के जातिगत व आर्थिक असमानता पर प्रहार करती है। ये कहानी को बनाने को क्या उद्देश्य है? पहली बात है जातिगत असमानता। क्या भाई आपके सामने जो हमारे समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां देखने को मिलती हैं, उसमें जो भेदभाव है ना, उसमें जो आपके सामने भेदभाव दिखाई पड़ता है। और जो आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता क्या होता है? धन दौलत। भाई एक समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास खाने को धन दौलत सब कुछ है, जीवन में हर चीज प्राप्त करने के लिए, है ना। और एक ऐसा वर्ग भी है समाज में जिनके पास 2 वक्त की रोटियां भी नहीं है। लेकिन ये जातियां और जो आपके सामने आर्थिक असमानता है, इसने हमारे जो समाज को बांट दिया है। क्या कर दिया है? समाज और मनुष्य को बांटने का तो काम किया है। लेकिन अगर सच में आपको एक बात बताऊं
कि समाज इससे बढ़ता नहीं है। हमारी जो अंदर की मानवीय भावनाएं हैं क्या इस चीज से बढ़ सकती हैं? कभी भी नहीं बढ़ सकती हैं। हाँ, समझ में आ गया आपको? कभी भी हमारी जो मानवीय भावनाएं हैं वो इन सब चीजों से नहीं बढ़ सकती हैं। एक बालक का निस्वार्थ गुरु भक्ति को अमर बनाती है। मतलब एक जो बच्चा होता है उसका जो निस्वार्थ रूप से गुरु के प्रति की गई भक्ति है वो क्या होती है भाई? उसके वो हमेशा उसकी वो भक्ति हमेशा के लिए अमर रहती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मुझे उम्मीद है आपको जो घिसा वाला जो करेक्टर स्केच है ना ये आएगा भाई। और ये जो जितना सारांश मैंने बताया इतना भी अगर पढ़ लोगे ना तो इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। चलिए भाई अगले वाले आपके साथ अपन अगले वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है। कौन से वाला है आपके सामने? आचरण की सभ्यता। जो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा आचरण की जो सभ्यता लिखा गया है इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है भाई? इस निबंध के अंदर सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा यह निबंध हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ वैचारिक निबंधों में से है। मतलब सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा जो निबंध लिखा गया है कौन सा? आचरण की सभ्यता। यह जितने भी आपके सामने हिंदी साहित्य के जितने भी आपके सामने जो लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य के जितने भी प्रमुख कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, उसमें से सबसे प्रमुख साहित्यों में से यह जाना जाता है। इसमें लेखक ने आचरण कैरेक्टर को मनुष्य को सबसे बड़ी पूंजी बताई है। क्या बताया है? कोई भी इंसान का चरित्र होता ना वो सबसे बड़ी पूंजी होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो अब था एक छोटी सी चीज बताऊंगा, एक 3-4 चीज बताऊंगा मैं, कुछ शब्द बताता हूं आपको अपने दिमाग में सोचना है। एक ऐसे इंसान का नाम सोचो आपकी जिंदगी में जिससे अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उसको अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कोई सवाल पूछते हो। सोचो अपने मन में आपकी जिंदगी में वो व्यक्ति कौन है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं की भी आ जाओ, मतलब चाहे आपके सामने कोई दोस्तों से संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम हो आप उससे पूछ सकते हो। एक आपके जीवन में ऐसे दोस्त के बारे में सोचो जिसके बारे में आप ना कोई पैसे लेने की जरूरत पड़ी तो आप सबसे पहले उसको कॉल करोगे। सोचो भाई उस इंसान के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचोगे जिसको अभी आपको कभी भी अपनी मन की बात नहीं बताओगे क्योंकि वो दूसरों को बता देता है। सोचो वो व्यक्ति कौन आपके दिमाग में सोचो आपका कौन सा दोस्त हो सकता है आपकी जिंदगी में, ऐसा कौन व्यक्ति है? एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का नाम सोचो जिसका सोचकर आपको लगता है कि भाई कभी भी जिंदगी में कोई मुश्किल आई तो भाई साहब ये आदमी मेरे साथ देश का है। सोचो ऐसा इंसान। मैंने आपके सामने 3 से 4 ऐसे चीजें बताई, ऐसी परिस्थितियां बताई, अगर आपकी जिंदगी में आएंगी तो वो आपके सामने क्या होगा? आपका भाई वो लोग आपके काम आएंगे। आपने सोच लिया होगा, मुझे उम्मीद है उन सब लोगों के नाम सोचे ना, तो एक बार नहीं सोचे तो फिर से बैक करके सुनो और फिर से सोचो। आपने उन सब के नाम सोचे, क्यों सोचे? क्योंकि उन सब लोगों का चरित्र वैसा है। समझ में आ गया? उन लोगों का चरित्र वैसा है। आपका कोई एक दोस्त का नाम लो, है ना, और उस दोस्त के बारे में सोचो आप उसके बारे में क्या सोचते हो, वही उसका कैरेक्टर, वही उसका चरित्र है। समझ में आ गया? धन दौलत कोई भी इंसान कमा लेता है लेकिन सही और पवित्र चरित्र हर इंसान से नहीं कमाया जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? चरित्र। पिस्सो कमा लियो, पिस्सो थारखन गणो ही है लेकिन थान लोग के जानी वो कोनी काम को आदमी को तो थारा कोई भी मतलब को नहीं, क्योंकि लोग थारे पर ट्रस्ट कौन करेगा, है ना? और अगर आपका चरित्र बढ़िया है, पैसे कम है, तो लोग आपके चरित्र के आधार पे आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। पिस्सा में जरूर कोई काफी लोग घना पिस्सा है लेकिन अगर मुश्किल समय आप कोई साथ कौन खड़े हो उनके, क्यों कौन खड़े हो है? क्योंकि उन्हें बेरो ओके काल छोड़ के चल जाओ, है ना? ऐसे लोगों का होता है ना कैरेक्टर। और काफी लोगों के पास कुछ नहीं होता फिर भी सारी जनता उनके पीछे खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी पूंजी है आचरण की पूंजी, कैरेक्टर की पूंजी। तो मैं थाने भी जिंदगी में यही चीज समझाऊंगा। देखो यह थारी काची उम्र है, कौन सा 16 से लेके 20 साल के बीच का उम्र का होते हैं। थारे अंदर अलग अलग प्रकार की गतिविधि करने का मन में आवा है। चालती मोटरसाइकिल नया कर दूं कि ऊपर टांग कर दूं आवे ना थारे कदे कदे मन में, है ना? और कि मैं कोई एक साथ लड़ाई कर लूं, कदे कदे बिना बात कोई एक साथ लड़ाई कर लियो थे, है ना? कोई इंसान का थे मतलब काफी बच्चों में क्या होता है, किसी इंसान से पैसे ले लिए फिर वापिस नहीं देना, है ना? ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। अपन क्या करते हैं काफी बार किसी इंसान के साथ धोखा करके या उसको गलत झूठ बातें करके उसको फंसा करके अपन ये सोचते हैं कि ओ हो भाई मैं तो बहुत समझदार आदमी हूं, सामने तो मूर्ख आदमी। इस दुनिया में कोई मूर्ख को नहीं बेटा। ये जो छोटी छोटी चीजें ना, काफी लोगों को देखा होता मैंने, 100 रुपया कोई आदमी कर उधार मांग के और उन नहीं देखे सोची को मैं तो बहुत बड़ो समझदार आदमी, मेरे जिसो तो कोई समझदार आदमी को नहीं, मैं बहुत मूर्ख बना दियो। वह कई लोगों को ये विचारधारा, है ना? तो या मत सोचो थे कि 100 रुपया 1000 रुपया लेके उन मूर्ख बना दियो, उसका काल वो आदमी था 1 लाख रुपया को काम काट दे। तो समझ में आ गया ना? उठे थारो कैरेक्टर खराब होगा ना, थे 100 रुपया तो रखा खुश तो होगा लेकिन वो आदमी थारी जिंदगी में साथ के साथ वो 5 आदमी और बताओ कि वो आदमी काम को नहीं, है ना? किसी आदमी के आप पास बैठते हो उकी करती करो, दूसरा ने बताओ
अहिया का सब चीज कदे जिंदगी में नहीं करनी चाहिए। हमेशा जिंदगी मुश्किल परिस्थिति आए लेकिन अपना आचरण कैसा बनाना चाहिए, आपको मजबूत बनाना चाहिए। भगवान श्री राम से, भगवान श्री राम को 2 टाइम राम 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 करें सब कुछ को नहीं हो बेटा। जिंदगी में जो भगवान श्री राम का जो आचरण हो ना वो अपने अंदर डालो। कई लोगों ने मैं देखूं सुबह शाम तक कार्ड तिलक राम 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 रटता रहे और जल्दी कोई दूसरा कर दे फलानी आदमी तो क्या काम को करनी तो के फायदे हो राम की भक्ति करने में। समझ में आ गया। तो सिर्फ आप अपने, मैं यही बात आपको जीवन में समझाना चाहता हूं, देखो इतने ज्ञान देकर कि अपने जीवन में अगर किसी चीज को 16 साल से लेके 20 साल के बीच में अगर जिस चीज पर काम करनी है, पढ़ाई तो करनी है, कैरियर तो बनाना है, लेकिन अपना चरित्र जरूर बनाओ। अगर करेक्टर था यही नहीं पड़ेगी 16 से 20 साल का उम्र में अगर जय की आदत पड़ेगी ना वही आदत थारे जिंदगी भर काम होगी। सबसे जरूरी उम्र है थारी जिंदगी की। ये उम्र में अगर नशो पतो करना सीख गा तो जिंदगी में सीख जाओगा, जिंदगी भर साथ रखो थारे। ये उम्र में गलत संगत में चला गया, लगा के मासूम शर्मा का गाना नाचना शुरू कर दिया तो बेटा जिंदगी में देखो उनका तो कोई केस खुलना क्यों, वे तो सिर्फ गाना बना के उनको तो बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन थारे अगर एक आध केस लागो ना तो जिंदगी भर चक्कर काटता रह जाओगा, है ना। और अगर थाना लगा कि मेरा साथ हड़ो मन बचा लेगो तो बहम है थारा कोई साहब कोई काम को नहीं आवे। और अगर यह बात थारा बहम हो तो थारा माँ बाप ने पूछ लिया एक बार, उन्होंने ज्यादा ज्ञानी कोई कौन था जिंदगी। समझ में आ गया। अगर इसी उम्र में अगर आपने कोई गलत आदत डाली, चोरी की आदत डालनी है, कहीं झूठ बोलने की आदत डालनी है, कई आदमी गलत काम की आदत डालनी, ये सब आदत मत डालना। इस उम्र में अपने मजबूत चरित्र का निर्माण बनाओ। जितना मजबूत चरित्र होगा तो जीवन में उतना ही सक्सेसफुल होगा। एक बार तो थाना लगेगी कि भाई साहब वो देख डेली इंस्टाग्राम पे मासूम शर्मा वाला गाना लगा के इन बिन्ने घूमे हैं, लेकिन बेटा उनकी उम्र 25 साल बाद में देखे थे सबकी क्या हालत में लगी। भाई तसला ठाई इन बिन्ने घूमता ढूंढेगा, देखेगा भाई थार कर आएगा कि भाई जी माने कोई काम बता दो रे यार, मारे भी जिंदगी में समस्या आ रही। समझ में आ गया। तो अपना मजबूत चरित्र जरूर बनाना, मेरा आपको यही सीख है। ज्ञान में बीच बीच में बोल देती हूँ लेकिन आगे बढ़े। कोशिश मेरी यही रहे कि पढ़ लिख के एक किताब को फिर ए जो पन्ना है ना थारा थम ये मार्कशीट मिलेंगे जिंदगी में कठे काम को नहीं होंगी। जो छोटी छोटी सीख है ना जो थारे किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है वो सीख ही थारे जिंदगी में थान आगे काम लेके जाएगी। वो पढ़ाई एक लिए कौन करी जा कि रट के थे 90% ले जाओ लाग जाओगा, कोई मतलब को नहीं। 90% को चाहे काल कलेक्टर बन जाओ, चाहे एसपी बन जाओ, और चाहे काल चपड़ासी लाग जाओ, चाहे काल काल कोई मजदूरी करियो, अगर थारो व्यवहार सही नहीं है ना तो हमेशा जिंदगी में परेशान ही होगा। समझ में आ गया। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। आपका व्यवहार ही आपको जीवन में सफल बनाता है, मेरा यही कहना है। लेखक का मानना है कि उच्च आचरण वाला व्यक्ति किसी धर्म ग्रंथ और उपदेश से भी बड़ा होता है। मतलब अगर कोई भी इंसान को करेक्टर है, जब थारे घर में भी कोई ना कोई एक आदमी होगो जिन देख के थाना खुद मोटिवेशन फील होगा कि भाई उच्च आचरण वाला व्यक्ति, जिसको धर्म ग्रंथ या उपदेश से भी, जो कोई भी आपके सामने किसी भी धर्म ग्रंथ या उपदेश से आपके सामने क्या होगा, बड़ा होने वाला है। लेखक कहते हैं कि आचरण की सभ्यता की कोई भी निश्चित व्याकरण और भाषा नहीं होती। कोई भी जीवन में कोई भी आदमी को जो आचरण हुआ ना उस आचरण से बड़ी कोई व्याकरण की भाषा नहीं होती। क्या नहीं होती? व्याकरणीय भाषा नहीं होती है। व्याकरणीय भाषा क्यों आपके सामने? क्योंकि लेखक का आचरण है सभ्यता कोई निश्चित व्याकरण की भाषा नहीं होती। कोई भी व्यक्ति का जो आचरण होता है ना, आचरण कोई भी इंसान को देखो, एक अगर आप में से काफी बच्चों ने डिफेंस की भी तैयारी करोगा तो उसमें कॉन्सेप्ट चलता है लीडर्स कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। इंग्लिश मीडियम को तो बता थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। लीडरशिप कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट मतलब अगर जो इंसान लीडर होता है ना, लीडर मतलब कौन होता है? जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है ना, वो हमेशा सबसे पहला कदम रखता है। अब आर्मी में थे, एक बात सोचो, छोटी सी चीज था, उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूं। अगर कोई आदमी में क्या करे, लीडर मतलब क्या? ऑफिसर है ना। अब ऑफिसर क्या करे, सारा सैनिकान बोले थे आगे चलो, बोले मैं थारे पीछे पीछे चलूंगा, तो क्या सेना कदे बढ़िया लड़ पाओगी? कदे को लड़ पाओगी। पहली गोली आपका सामने सेनापति ने खानी पड़े, जना सेना सारी गोली खाने तैयार हुआ है। समझ में आ गया। तो आपका क्यों सारी सेना वो इतनी मोटिवेटेड है? क्योंकि पता है कि हमारा सेनापति हमारे साथ खड़ा है, पहली गोली वो खाएगा। समझ में आ गया। तो यही है, उस व्यक्ति के आचरण ने क्या किया है? उस व्यक्ति के आचरण ने सारी की सारी जो पीछे खड़ी हुई सेना को क्या किया है? मोटिवेट करने का काम किया है। तो यही है, कोई भी इंसान का जो आचरण होता है ना, वो कोई व्याकरण और भाषा से जो मोटिवेशनल स्पीकर और ज्ञान है ना, उनसे बढ़ के हुआ है। यह मौन होता है। और ये कैसा होता है? मौन आचरण होता है आपका। जिस प्रकार प्रकृति चुपचाप अपना काम करती है, वैसे श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति शांति और सरलता से अपने समाज को प्रभावित करने का काम करता है। जहां जो प्रकृति है ना, अपनी जो नेचर है, वह चुपचाप अपना काम करती है। कदे अवाया थोड़ी कर मैं चालू हूं, कदे कहे के मत, कभी भी आपने हवा को ये कहते हुए सुना कि मेरा वजह थे सब जिंदा हुई दुनिया में?
कौन कौन है, कदे पानी भी यही बात कौन कही होगी, कदे सूर्य भी था ये बात कौन कही होगी। अब थे मत कर दी तो बोल को नहीं, एक दिन रुक जाए जन आप ही बोल जाएगा, है ना, कभी नहीं कहा होगा। तो आप ये चीज प्रकृति से सीखते हो, प्रकृति अपना काम लगातार करती है, निरंतर करती है और आपके सामने कभी बोलकर भी नहीं बताती। यही चीज आपको भी अपने जीवन में उतारनी है। आजकल सोशल मीडिया का टाइम में कोई आदमी रोटी खा तो भी गिरे, इस सब चीजों से आपको बचना है। अगर आपको बेहतर आचरण बनाना है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके बारे में बताएंगे। समझ में आ गया, मार्केटिंग की जरूरत उनको पड़ती है जिनकी प्रोडक्ट कमजोर होता है। अगर आपका प्रोडक्ट बेहतर है तो आपकी मार्केटिंग धीरे धीरे जनता अपने आप ही कर देती है। लेखक के अनुसार उच्च आचरण वाले केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान हो, कई कई आदमी देखो किताबों का बारे में पूछो तो ब्रह्मा जी का बारे में बता देगा, ब्रह्मा जी से लेके आपके सामने घर गृहस्थी सब चीज बता देगा। लेकिन अगर उनका खुद को आचरण देख लो जना जना हो कि हो जुठाई पटिया बस आप कोई मतलब को नहीं, तो ऐसा व्यक्ति नहीं बनना आपको। यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि 90% ले आकर आपके सामने मार्कशीट ले आकर अगर कोई नौकरी भी लाग जाओगा तो जिंदगी में कोई मोक्ष की प्राप्ति कौन कर लोगा। जीवन में निरंतर संघर्ष रहेगा, और वो संघर्ष क्यों प्राप्त कर पाओगा जीवन में, अपना आचरण से। किसे जो आपका आचरण और व्यवहार होता है ना, उस चीज से आपके सामने आप उस जो जिंदगी में अलग अलग प्रकार की जो मुश्किलें हैं उससे आप पार पाओगे। तो आपको ज्ञान दूसरा देने के लिए नहीं होना चाहिए, खुद के जीवन में उतारने के लिए भी होना जरूरी है। निबंध में बताया गया आचरण की भाषा मौन होती है। इस निबंध में क्या बताया गया है, कोई भी जो आचरण होता है ना, कोई भी व्यक्ति का आचरण होता है उसकी भाषा कैसी होती है, एकदम मौन होती है, सरल और स्तब्ध होते हैं। इसे शब्दों में नहीं सिखाया जा सकता। अगर आप कोई भी व्यक्ति को आचरण सिखाना चाहते हो जिंदगी में, तो उसको आप क्या नहीं, शब्दों से नहीं सिखा सकते। क्या नहीं कर सकते, शब्दों के माध्यम से आप कोई भी व्यक्ति होता है उसको आप आचरण नहीं सिखा सकते हो, बल्कि ये कर्मों से दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति में जीवन में कोई भी व्यक्ति को जो आचरण है ना, उन थे शब्द से नहीं सिखा सको, बल्कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो अलग अलग कर्म किए जाते हैं उन कर्मों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, व्यक्ति को आचरण सिखा सकते हो। समझ में आ गया था ना, शब्द से कोई भी व्यक्ति ने आचरण कौन सिखाया जा सका है, बल्कि कर्मा का माध्यम से आचरण सिखाया जा। बढ़िया कर्म करो, थारो आपका सामने ऑटोमेटिक ही थारो जो कर्म है बढ़िया दिखाई देगा। लेखक सभ्यता और संस्कृति की तुलना में आचरण को प्राथमिकता देते हैं। लेखक जो हमारी सभ्यता और जो संस्कृति है उससे ज्यादा जो व्यक्तियों का जो आचरण होता है, क्या होता है, जो आपके सामने जो व्यक्ति होते हैं उनका जो आचरण होता है उसको महत्व देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, आपके सामने उनको महत्व देने का काम करते हैं। वे कहते हैं किसी मंदिर मस्जिद या गिरजाघर जाने से व्यक्ति सभ्य नहीं होता है, बल्कि व्यवहार से सभ्य होता है। मतलब सीधी सीधी बात लेखक यही कहना चाहे, ना तो थे मंदिर में सुबह शाम माथो टेकोगा जना समझदार होगा, ना कोई मस्जिद गिरजाघर, मतलब सीधी सीधी बात है, सारा एक तरीके से धार्मिक स्थल है। उठे अगर आपका सामने हर समय आपका सामने थे के है, चाहे कितनों ही माथो टेक लो, लेकिन अगर थारा व्यवहार में बदलाव नहीं आओगे जब तक कोई भी मतलब को नहीं। बाबा सुने ने मुख में राम और बगल में छुरी, वो थारो व्यवहार नहीं होना चाहिए कभी भी। आपके व्यवहार में दया होनी चाहिए, प्रेम और सभ्यता और सत्य और ईमानदारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है उसमें दया प्रेम भाव होना चाहिए, सत्यता की भावना, किसकी भावना, सत्यता की भावना और ईमानदारी की भावना भी आनी चाहिए। आप अपना काम कैसे करो भाई, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए आपको। आचरण की सभ्यता का अर्थ होता है व्यक्ति को अपने अहंकार को त्याग कर सबसे आपके सामने प्रेम पूर्ण भावना करनी चाहिए। जब अहंकार क्यों जा मान ले थारे भाई थे क्लास का सबसे होशियार बालक हो, तो थारा का अहंकार हो जाए कि मैं हूं सबसे इंटेलिजेंट, मेरे बराबर कोई हो कौन सके। जो अक्सर उन बच्चों में क्या रहता है, जो नीचे के बच्चे होते हैं ना, उनके प्रति आपका व्यवहार हो जाता है कि तो अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। और आप अब जो जीवन में आगे बढ़ोगे, कंपटीशन के जीवन में आपको जाना है, तो आपको क्या है कि आप देखो कंपटीशन की दुनिया में एक चीज बताऊं, अभी तो सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, बहुत ज्ञान दिया जा रहा है लेकिन काम बहुत होता है ना। कंपटीशन की दुनिया में आप जाओगे, सरकारी नौकरी की आप तैयारी करोगे, इनमें काफी बच्चों क्या सोचते हो कि भाई 5 लाख फॉर्म भरे गए, क्या भरे गए, 5 लाख फॉर्म भरे गए, 10 लाख फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछूंगा, बात ना, आपका कंपटीशन 5 लाख बच्चों से भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपका कंपटीशन आपकी खुद से होता है। तो एक बात बताओ, कौन 5 लाख में कोई टप रहा है जो सुबह आके खाएगी 4 बजे मत उठिए, 8 घंटा पढ़ाई मत करिए, मॉक टेस्ट मत दिए, बढ़िया सा जो किताबा से पढ़ाई मत करिए, डीप नॉलेज मत लिए, है ना। कोई रोका कि था इंस्टाग्राम पर रील मत, इंस्टाग्राम पर सारा दिन रील देखिए, कोई कौन खाए ना। ये सारी चीज तो थार पर ही निर्भर करे ना। सुबह 4 बजे उठने की बजाय 8 बजे उठो हो तो कंपटीशन तो आप ही होगा,
है ना। पढ़ने की बजाय नवीन तफरी मानक गुमो हो तो कंपटीशन आप ही होगा। तो जिंदगी में आपका दुनिया से ज्यादा सबसे पहले कंपटीशन आपका खुद से है। और मैं जीवन में आपको यही चीज सिखाना चाहूंगा, दुनिया से बशर्ते हाल जाना, लेकिन कभी भी खुद से मत हारना। खुद से मतलब अगर ते खुद से वादा करे कल सुबह 4 बजे उठूंगा तो उठियो। अगर वो दिन एक दिन उठ जाओगा ना तो ते जो कॉन्फिडेंस फील करोगा ना वो ध्यान आया लगो कि वाकई 5 लाख कंपटीशन हरा दिया। समझ में आ गया। तो यही चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है और सबके साथ कैसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है, तभी आप एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति बन सकते हो। अंत में लेखक का संदेश है कि मनुष्य को बाहरी दिखावे के बाद बात के बजाय अपने आंतरिक व्यक्तित्व को शुद्ध बनाना चाहिए। मतलब लेखक यही बात करे कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी मनुष्य है, उसको बाहरी दिखावा पर ज्यादा जोर देने का बजाय जो अपना अंदर को व्यक्तित्व है उन शुद्ध बनाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गले में दर्द हो रहा है भैया जी बहुत जोर से हमारे। व्यंग्य की बात करें, मेघदूत की पुस्तक समीक्षा क्या है। व्यंग्य है आपके सामने मेघदूत की जो पुस्तक समीक्षा है उससे संबंधित आपके सामने जो क्या देखने को मिलता है। शरद जोशी के द्वारा आपके सिलेबस में मेघदूत की पुस्तक समीक्षा से संबंधित पेपर है। इसकी भी समरी आपको बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना भाई। शरद जोशी का आपके सामने सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। जो शरद जोशी आपके सामने सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में से हैं। इस पाठ में उन्होंने महाकवि कालिदास का अमर रचना मेघदूत के माध्यम से आधुनिक युग की समीक्षा की है। मतलब शरद जोशी के भाई आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जितने भी व्यंग्यकार हैं उन सभी व्यंग्यकारों में से आपके सामने एक सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन से आपके सामने शरद जोशी हैं। व्यंग्यकार का अर्थ क्या है, जो आपका कटाक्ष करने को काम करे। जाए थे कदे कदे थालो विदार थारो साथ थोड़ा पढ़ाई कौन का जगह आजकल तो क्या बात है बहुत जोरों पढ़ाई करने लाग रहे है, करो ना, तो वो व्यंग्य कर रहे होते, तो उसी को व्यंग्यकार के नाम से जाना जाता है। और ये जो कहानी लिखी गई है, ये जो लेख लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, महाकवि कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और इसके अंदर उन्होंने बताया है कि आधुनिक युग में की समीक्षा पद्धति और सरकारी कार्य प्रणाली कैसी है। मतलब सरकारी नौकरी में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं और आधुनिक युग कैसा है, इसके बारे में बात की गई है। आमतौर पर पुस्तक समीक्षा में कला और सौंदर्य की बात की जाती है। शरद जोशी इसे एक आधुनिक समीक्षक के रूप में, नजरिए के रूप से देखते हैं। किसके रूप में देख सकते हैं, जो शरद जोशी ना, इसे एक आधुनिक समीक्षक के रूप में। आधुनिक समीक्षक कौन होते हैं, आधुनिक समीक्षक वो होते हैं जो हमारे समाज को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं, उसको आधुनिक समीक्षक के नाम से जाना जाता है। जो हर चीज को मीन मेक निकालता है। मीन मेक निकालने को अर्थ क्या है, मैं कई बार बोला शब्द मीन मेक निकालना, मतलब निष्कर्ष निकालना। जो समाज में जो घटनाएं होती हैं उनका निष्कर्ष निकालने का काम कर रहे हैं कौन, आपके सामने शरद जोशी। लेखक व्यंग्य करते हैं कि आज कोई भी समीक्षक या सरकारी अधिकारी मेघदूत को पढ़ता है तो वो यक्ष की कहानी पर कई सवाल उठाता है। क्या कहने का प्रयास करते हैं लेखककार, व्यंग्य करते हैं, अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी समीक्षक, मतलब जो सरकारी चीजों को नियंत्रित करता है, अगर वो आपके सामने मेघदूत को पढ़ता है तो उसके ऊपर कई सवाल उठाता है। क्यों उठाता है, क्योंकि मेघदूत में कार्य प्रणाली अच्छे से है, वो अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसके ऊपर अंगुली उठाने का काम करता है। वह यक्ष को कामचोर कहता है जो ड्यूटी छोड़कर बादलों से बातें करता है। क्या कहने का प्रयास आपके सामने, जो आपके सामने लेखक का ये कहने का प्रयास है कि वो यक्ष को क्या कहेगा, आपके सामने कामचोर कहेगा। क्या कहेगा, यक्ष को कामचोर कहेगा। और क्या कहेगा कि जो आपके सामने यक्ष है वो कामचोर आदमी है। क्यों, क्योंकि ड्यूटी छोड़कर क्या कर रहा है भाई, बादलों से बातें कर रहा है। व्यंग्य इस बात पे किया गया कि आज समय की भावना और प्रेम की कोई मूल्य नहीं रह गया। मतलब इस कहानी पर यही व्यंग्य किया गया है कि आज के समय की अगर बात करें तो आज के समय में ना तो भावनाओं का कोई महत्व है ना ही प्रेम का कोई महत्व है। मतलब आज के समय में इमोशंस है ना वो लगातार समाज में खत्म होते जा रहे हैं। पहले देख लो भाई, अपना बड़ा बुड़का आया करता, सब एक साथ रिया करता, लड़ाई चाहे लाख होती लेकिन अगर एक दूसरा पर विपदा आया करती तो साथ खड़े रिया करता, होया करता ना। और ते गणा ही था, दादा परदादा बात सुनी होगी, अरे आज जमीन तो काल तक मारी ही, मैं तो दे दी ही, कोई बात को नहीं, रह लेंगे मन फूल। और भी समझ में आ गई, कोई को भी नाम है, नाम कदेगा ऐसे मजाक में ले लिया करो, कोई विशेष व्यक्ति विशेष ने बात कौन करे हो, उन्हें दे दी ही। मैं तो कई नए आपके सामने सुने होगे थे कई बार। ये क्यों होता है ऐसा आपके सामने, क्योंकि पहले के लोगों में आपके सामने भावनात्मक ज्यादा थे। आज का टाइम अपने पिसो गुण ही है, लेकिन आपने सोचा कि मान लो भाई आगे न बढ़ जा, मेरे उकन गाड़ी ज्यादा ना जाओ, है ना। तो अपने भावनाएं और प्रेम है वो धीरे धीरे हमारे समाज में कम होती जा रही है, हमारी संस्कृति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है।
समीक्षक मेघ बादल को संदेशवाहक बनाने की बात पे तर्क देता है और ये तकनीकी रूप से असंभव है। साथ के साथ जो समीक्षक है वो माघ को, देखो जो ये जो यक्ष की जो कहानी है, इसमें जो मेघदूत कहानी है, इसमें क्या बादल है ना, बादल वो बीच में संदेशवाहक का काम करता है। जो अपने प्रेमी होता है ना, इसमें प्रेमिका होती है, वो अपने प्रेमी से उस बादल के माध्यम से अपनी बात कहने की बात करती है। तो कोई बादल कोई को संदेश लेके जा सके के, कौन लेके जा सके, इतनी तो चीज थारे भी समझ में आए। तो यही बात शरद जोशी के द्वारा भी कही जा रही है कि बादल है ना, इस जो कहानी है मेघदूत, उसमें क्या किया गया है, बादल है वो संदेश वाक्य का रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है, संदेश पहुंचाने के रूप में काम कर रहा है। और ये बात आपके सामने आज के समय जो तकनीक को मानने वाले लोग हैं, कौन है, जो तकनीकी रूप से मजबूत लोग हैं, तकनीक को मानने वाले लोग हैं, उनको ये बातें हजम नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है बादल के माध्यम से कोई संदेश नहीं भेजा जा सकता। क्या नहीं हो सकता, बादल के माध्यम से कोई भी संदेश है उसको नहीं भेजा जा सकता है। इसमें पोस्टल विभाग के नियमों का उल्लंघन है। इससे क्या हो रहा है, पोस्टल विभाग है जो आपके सामने पोस्ट ऑफिस के है ना, उसके कोई नियम है भाई, पोस्ट ऑफिस के अलावा और कोई नहीं लेके जा सकता आपके सामने, क्योंकि सरकारी कंपनी एकाधिकार है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको गैरकानूनी रूप से माना जा सकता है। तो पोस्टल विभाग के आपके सामने जो क्या हो सकता है, नियमों का उल्लंघन माना गया है। शरद जोशी दिखाते हैं कि कैसे आधुनिक मनुष्य सोच इतना यांत्रिक और शुष्क हो गई है। मतलब इस चीज से यह पता चलता है कि मनुष्य है ना, आज के समय का वो भावनात्मक रूप से चीजों को नहीं सोचता है। कैसे सोचता है, तकनीकी रूप से चीजों को सोचता है। कैसे सोचता है, तकनीकी रूप से आपके सामने चीजों को सोचता है। साथ के साथ उसकी कल्पना और साहित्य के आनंद को नहीं समझ पाता है। भाई साहित्य का एक अपना आनंद है ना, लोगों की बातों का एक अपना आनंद है। साहित्य को उस नजर से आप नहीं देख सकते कभी भी, तकनीक की नजर से, विज्ञान की नजर से। साहित्य को सिर्फ आनंद के लिए पढ़ा जाता है। जिसको आप पढ़ते हो, आप तो आपके अंदर के जो रसानुभूति है वो होनी चाहिए। था कोई प्रेम की भावना आई, कोई क्रोध आयो, है ना, हो सकता है आपको उसको पढ़ के एक अंदर से अलग सी उत्साह देखने को मिले। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके सामने नहीं देखने को मिलती हैं। यह पाठ आपके सामने साहित्य की महत्व को कम नहीं करता है। मतलब इस पाठ में यह बताया गया है कि साहित्य है ना, उसका एक अपना महत्व है, उसकी मान्यता कभी भी कम नहीं हो सकती है, बल्कि उन लोगों पर हंसता है जो रचनात्मक कार्य करने के लिए केवल नियम कायदे और लाभ हानि के चश्मे से देखते हैं। किस चीज पर दिखाने का प्रयास करता है कि साहित्य का एक अपना महत्व होता है, और उन लोगों पर व्यंग्य और हंसने का काम करता है जो आपके सामने क्या बताते हैं कि जो सिर्फ जीवन में नियम कायदों में फंसे रहते हैं। किस चीजों पर फंसे रहते हैं, आपके सामने समाज के जितने भी जो नियम कानून होते हैं ना, उन सब नियम कानूनों में जो लोग फंसे रहते हैं, जो आपके सामने सिर्फ लाभ हानि देखते हैं। क्या देखते हैं, जो सिर्फ आपके सामने जीवन में लाभ हानि के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, उन सब चीजों में फंसे रहते हैं। उन सब नियम कायदों पर आपके सामने लाभ हानि के चश्मे से देखने वाले लोगों पर हंसने का काम करता है। समझ में आ गया। तो ये तीनों जो यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर आपके सामने तीनों के तीनों जो समरी करवा दिए। अब देखो जो यूनिट नंबर सेकंड आती है ना आप में, उसमें से गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न आते हैं। उसमें एक मैथिली शरण गुप्त है, एक रहीम दास के आपके सामने दोहे हैं, और आपके यूनिट फर्स्ट और सेकंड से आपके सामने पद्यांश से प्रश्न आते हैं। तो बच्चों यूनिट सेकंड है ना, इसके अंदर मैंने कम से कम 10 पद्यांश लिए हैं। कितने पद्यांश लिए, कम से कम 10 पद्यांश लिए। भाई मुझे उम्मीद है कि इन पद्यांशों में आपके सामने देखने को मिलेगा, एक एक चीज ना बढ़िया से समझाऊंगा थाने। देखो मैं कहूं सेम टू सेम आवे नहीं आओ, देखो झूठ बोलने में कोई फायदो को नहीं, सच्चाई बताऊं। पद्यांश अलग भी आज का है, लेकिन ये पद्यांश पढ़ानो थारा के फायदो रखो। एक तो जो आपका सामने संदर्भ लिखना सीख जाओगा। क्या सीख जाओगा, संदर्भ लिखना सीख जाओगा, और आपके सामने जो नीचे विशेष लिखना होता है ना, विशेष लिखना सीख जाओगा। बीच की व्याख्या थारा जो मनमा है ना, भैया की लिखे हो। एक तो होगा रेमन को दो, और दूसरा होगा थारा सामने कहीं को नॉर्मल कविता रखाने की। तो कहानी वालों तो रामू थे लिख के होगा, एक ही चूज करना होगा। समझ में आ गई। तो बस विस्तार से वीडियो ने देखना है। स्पेशल अगर यूनिट नंबर सेकंड को वीडियो देख रहे हो तो आपका सामने यूनिट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी पढ़ा रखी है, वन शॉट पढ़ा रखी है, सब कुछ पढ़ा रखा है। बस मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। किसका, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। जाओ और उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके सारा का सारा वीडियो अच्छे से देख लो। जब आपके सामने सारा का सारा कंटेंट अच्छे से देखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपके सामने, इतना कंटेंट आपको मैं पढ़ा दे रहा हूं। साथ के साथ 31 तारीख से पहले पहले आपके सामने 25,000 सब्सक्राइबरों का, कितने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। इन 25,000 सब्सक्राइबर का पूरे करने का मैंने टारगेट ले रखा है। तो क्या अपन 25,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे 31 तारीख से पहले पहले, वो इस बारे में भी बताना। और आपके सामने
अगर ये टारगेट पूरा तभी पूरा होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कराओगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओगे। तो भाई आप खुद भी सब्सक्राइब कराओ और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो। 90% बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, उन कंटेंट भी बढ़िया है, पढ़ाई में से सारो पेपर भी देखना हो तो कर दियो सब्सक्राइब, थारो सब्सक्राइब करने में के जावा है। समझ में आ गई? अगले 3 साल तक पास कराने की मेरी जिम्मेदारी है, तो बस के करो, चैनल सब्सक्राइब करो। समझ में आ गई? करो दे चैनल सब्सक्राइब करो। पद्य भाग होता है, उसमें रेखा चित्र व निबंध से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न होता है आचरण की सभ्यता देश ही निराला है। इसमें न शारीरिक झगड़े होते हैं और न मानसिक और न आपके सामने आध्यात्मिक। देखो तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो दोनों से करवा रहा हूं आपको। क्या बताया गया? आचरण की सभ्यता देश ही निराला है, जहां पर ना शारीरिक झगड़े होते हैं, ना मानसिक और न आध्यात्मिक। ना वहां पर कोई ऊंचा होता है, ना नीचा होता है, ना कोई धनवान होता है, ना कोई निर्धन होता है। वहां की प्रकृति का नाम नहीं है, वहां प्रेम और एकता का खंडाजे। तो थाना कठे ना कठे सब मेरे पाठकों को पहला चैप्टर से आपके सामने जो सरदार पूर्ण सिंह है ना, आचरण की सभ्यता। क्यों आचरण की बात हो रही है? तो आचरण की बात कटे हो रही है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा जो आचरण की जो सभ्यता जो लिखी गई ना, उनमें कठे ना कठे आचरण की बात है। तो ये प्रश्न कठे ना कठे उठे से ही निकल के आए होंगे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं भाई। आपके सामने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित। देखो लिखण को जो तरीका है ना, वो रटनो है था। ये कम से कम 5 चैप्टर ही था रहे, 5 चैप्टर का ये ऊपरलो नीचलो तो सेम रखो, तो अन्य अच्छे से रट लियो भाई। जहां पर आचरण की बात हो वहां पे आपके सामने प्रसंग में आपके सामने ये जो संदर्भ और प्रसंग एक ही होता है, इसमें आपको यही चीज लिख के आनी है। क्या लिख के आनी है? ये प्रस्तुत पद्यांश से इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो निबंध है आचरण की सभ्यता से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई? आपकी जो आचरण की सभ्यता से क्या लिया गया है? पूरा का पूरा संकलित निबंध लिया गया है। इसमें जो प्रसिद्ध निबंधकार है कौन? सरदार पूर्ण सिंह है। इसके अंदर ये भाई किसके द्वारा लिखा गया है? सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा आपके सामने जो प्रसंग है वो आपके सामने लिखा गया है। कहां से? आचरण की सभ्यता से लिया गया है। इस अंश में लेखक एक आदर्श समाज और श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति के आंतरिक संसार की बात करते हैं। इसमें लेखक क्या करते हैं? एक जो हमारा आदर्श समाज किस प्रकार का होता है, मतलब एक आदर्श हमारा समाज किस प्रकार से होता है, एक श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बात की गई। किसके बारे में बात की गई है? आपके सामने की एक आदर्श कोई भी हमारा जो समाज है उसमें जो आदर्श समाज किस प्रकार से होता है उसकी बात की गई है, और उसमें भी आदर्श समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति की क्या पहचान होती है उसके बारे में बात की गई। तो ए लाइन तो रट लो। अगर आचरण की सभ्यता से अगर कोई प्रश्न आओगो, प्रसंग व्याख्या को सेम टू सेम चिपका के आना था। लेखक कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण का निवास होता है। लेखक क्या कहते हैं? श्रेष्ठ आचरण का निवास होता है वह स्थान या मन का भाव सबसे अनूठा आता है। लेखक के कहने को प्रयास कर रहे हैं, जो ऊपरली पंक्ति है उनके कहने को प्रयास कर रहे हैं कि आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। देखो इसको अर्थ यही है, जठे जी देश में जी स्थान में जठे आपका सामने बढ़िया व्यवहार का लोग नहीं भाई थे। एक बात सोचो, थाने एक जगह जठे लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, एक जगह जठे प्रेम से रहे, उठे 2 जगह जान को मौका मिले तो कठे जाओगा। जठे लोग आराम से शांति से प्रेम भाव से रहे, उठे तो जाना पसंद करोगा ना। तो यही चीज आपका सामने उनके द्वारा कही गई है कि आचरण की जो सभ्यता है ना उसकी बात ही अलग है ना। उठे रहने वाले लोगों की बात ही अलग होती है। वहां पर आपके सामने वहां पर रहने वाले लोगों के ना तो कभी झगड़े दिखाई पड़ते हैं, समझ में आ गया, ना ही कोई मानसिक और आध्यात्मिक। मतलब अया का जठे आपके सामने बढ़िया आचार व्यवहार के जो लोग रहते हैं वहां पर आपके सामने किसी प्रकार का ना तो कोई झगड़ा होता है, मतलब हाथापाई भी कोई नहीं हुआ है, ना कोई मानसिक रूप से लड़ाई कैसी होती है भाई। कई आदमी है सोचा कि भाई ये आदमी को बुरा हो जा, वो आदमी आजकल ज्यादा पढ़ाई में चल रहा है, नीचे ना जा थोड़ा, सोचा ना अपन किसी इंसान का बुरा सोचते हैं तो अपन मानसिक रूप से क्या करें भाई, लड़ाई कर रहे हैं। मानसिक रूप से आपके सामने क्या कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बुरा आचरण सोच रहे हैं। और ना ही आध्यात्मिक लड़ाई क्या होती है भाई आपके सामने, आध्यात्मिक रूप से जैसे कोई इंसान क्या करते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से किसी इंसान को परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की भी गतिविधियां वहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। उस समाज में आपके सामने जो वहां पर जो समाज होता है वहां पर कोई ना तो कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। मतलब इस प्रकार के समाज में आपके सामने न तो कोई ऊंचा होता है, मतलब इस प्रकार के समाज में ना तो कोई उच्च कुल में कोई व्यक्ति होगा, ना ही कोई नीचे कुल में कोई व्यक्ति होगा आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मतलब ना ही तो कोई आपसे वहां पर ऊंचा है ना कोई नीचा है, मतलब सभी लोग आपके बराबर हैं। और जब आप जीवन में सभी लोगों को अपने बराबरी का हिस्सा देते हो तब उसका क्या फायदा होता है भाई, किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होती है। कभी थार बराबर आना कभी लड़ाई होगी,
को नहीं है कि तो नीचा वालों करोगा कि ऊपर वालों करोगा, बराबरी वालों से बहुत कम लड़ाई देखने को मिलती है। न वहां पर कोई धनवान होता है, ना ही कोई निर्धन होता है। ऐसी जगह आपके सामने न तो कोई धनवान व्यक्ति देखने को मिलता है, ना ही कोई गरीब या निर्धन व्यक्ति देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ऐसी जगह पर आपके सामने ना तो कोई बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति होगा, क्या होगा, ना ही तो बहुत ज्यादा वहां पर अमीर व्यक्ति होगा, ना ही वहां पर कोई बहुत ज्यादा गरीब व्यक्ति देखने को मिलेगा। समझ में आ गई? ना तो उठे कोई बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति देखने मिलेगा, ना ही उठे कोई बहुत ज्यादा निर्धन व्यक्ति देखने मिलेगा। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां पर प्रेम और अखंडता का राज्य होता है। तो ऐसी जगह पर आपके सामने क्या होता है, ना तो प्रकृति का नाम नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रेम और एकता अखंडता है। मतलब प्रकृति क्या भाई आपके सामने वहां पर सिर्फ प्राकृतिक रूप से चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब प्राकृतिक रूप से क्या है, जैसी प्रकृति हमें इंसान को बनाती है ना, प्रेम, सभी लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, इस प्रकार की भावना वहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका अर्थ है कि सभी लोग भाई आपके सामने प्रेम, एकता और अखंडता के साथ रहते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? विशेष की बात करें, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया, तत्सम प्रधान भाषा का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आपके सामने अगर पर्सन आए आचरण की सभ्यता से, तो आपको यही लिखकर आना है किस किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम। चलिए भाई अगले वाले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने गद्यांश में जो सप्रसंग व्याख्या करवानी होती है, अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। गीसा ने कभी कुछ नहीं मांगा, पर उसे रोम रोम से जो कृतज्ञता की प्रार्थना मिलती रहती थी, उसी में अपनी सुख सुविधाओं के बीच भी सुन लेती हूँ। वह छोटा सा जीवन उस अंधकार से चमकने वाले जुगनू के समान था। मतलब क्या बताया गया है, गीसा उसने कभी भी महादेवी वर्मा से कुछ नहीं मांगा था, है ना। तो उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। वह अपनी नन्ही सी ज्योति से पूरे परिवेश को क्या कर देता था, अलौकित कर देता था। पूरा का पूरा जो आपके सामने परिवेश होता था, उसको क्या कर देता था, अलौकित करने का काम करता था। प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध गीसा से ली गई। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जब पढ़ो ना, इस पेपर को पढ़ो, तब आपको क्या करना है, आपको गीसा से संबंधित अगर कोई भी प्रसंग व्याख्या है, तो भाई आपके सामने क्या करनी है, यही की यही लाइनें सेम टू सेम चिपका देनी है ना। क्या है इसमें, प्रस्तुत पंक्तियां महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध जो रेखा चित्र है, जिसमें गीसा के बारे में बताया, क्या बताया गया है, जो गीसा का जो चरित्र है उसके बारे में बताया गया है। लेखिका ने यहाँ अपने शिष्य गीसा के निस्वार्थ भक्ति और आंतरिक गुणों के बारे में बताया गया है। क्या बताया है लेखिका ने, यहाँ जो गीसा ना, उसका जो निस्वार्थ भाव से भक्ति की गई, उसने जो अपने जो लेखिका है उससे निस्वार्थ भाव से क्या करता, वो आपके सामने भाई अपने गुरु का मान रखता है, उसकी भक्ति करता है, और उसके वो गीसा का व्यवहार कैसा है, इसके बारे में इस आपके सामने जो पूरा का पूरा चैप्टर इसके बारे में बताया गया है। लेखिका कहती है कि गीसा एक अत्यंत निर्धन बालक है। गीसा के बारे में क्या कहा गया है भैया आपके सामने, गीसा कैसा बालक है, एक आपके सामने एकदम निर्धन बालक है, लेकिन उसने कभी भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की। एकदम गरीब बालक था, लेकिन उसने कभी भी क्या की भाई, किसी भी चीज की इच्छा करने का काम नहीं किया। देखो उसमें लिखा गया है ये ऊपर की तरफ, मैं यहां से पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहीं से पढ़ा देता हूं, आपको अच्छे से आता है मेरे को। गीसा ने कभी कुछ नहीं मांगा। जो गीसा है उसने आपके सामने कभी भी है महादेवी वर्मा से कोई भी एक वस्तु भी नहीं मांगी। समझ में आ गया। पर उसके रोम रोम में जो कृतज्ञता थी, मतलब उसने महादेवी वर्मा से कुछ भी नहीं मांगा। अब अक्सर आज के समय क्या होता है, आप कोई चीज से कोई चीज लेना तभी आप कि आओ भगत करा, अगर पीछे डोला, है ना। लेकिन सिर्फ महादेवी वर्मा तो अपना काम कर रही थी, वो तो अन्य बच्चों को भी पढ़ाती थी, साथ के साथ गीसा को भी पढ़ा देती थी। लेकिन जो गीसा है उसका व्यवहार महादेवी वर्मा के प्रति कैसा था, बहुत ही शानदार था। वो उनके प्रति इतना ज्यादा उसका, उनके द्वारा जो उनको शिक्षा देती थी उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा उनका धन्यवाद करता था। कृतज्ञता का अर्थ समझते ना आप, कृतज्ञता की प्रार्थना निकलती रहती थी। मतलब वो रोम रोम से आपके सामने क्या करता था, महादेवी वर्मा है आपके सामने उसके प्रति क्या करता रहता था, उसके लिए धन्यवाद करता रहता था कि भाई ये आपके सामने लेखिका है, वो आपके सामने उनको पढ़ाती हैं। किसी भी व्यक्ति ने उनको पढ़ाने का काम नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने जो गीसा उसको इतना सम्मान नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति वो गरीब घर से आता तो उसको वैसे इतना सम्मान नहीं मिला, उतनी आपके सामने भावनाएं नहीं मिली है। तो उसके लिए वो क्या हर पल आपके सामने महादेवी वर्मा के से भावनात्मक रूप से क्या करता रहता है, धन्यवाद करता रहता है। उसे मैं अपनी सुख सुविधाओं के बीच में भी सुन लेती हूँ। महादेवी वर्मा है, उसके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं।
भाई अच्छे घर से आती हैं। महादेवी वर्मा तो आपके सामने भाई एक प्रसिद्ध लेखिका थी, उनके जीवन में हर वो वस्तु थी, सुख सुविधाएं थी, लेकिन और वहीं गिस्सा क्या है, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। अनेक प्रकार के आपके सामने जो सुख सुविधाओं के बीच में भी आपके सामने क्या कर लेती है, वो गिस्सा है, उसके जीवन में उसकी जो सुख सुविधाओं से इंसान को सुख मिलता है, लेकिन उस सुख के बीच में भी आपके सामने गिस्सा के जो पढ़ाया था उन्होंने, महादेवी वर्मा ने, उसकी जो भावनाएं थी महादेवी वर्मा के प्रति, उनको वो महसूस कर सकती हैं और आज भी समझ सकती हैं। वह छोटा सा जीवन उस अंधकार में चमकने वाले जुगनों के समान था। मतलब जितने दिन महादेवी वर्मा ने आपके सामने जो गिस्सा को पढ़ाया, जितने दिन आपके सामने महादेवी वर्मा ने गिस्सा को पढ़ाया, वो आपके सामने एक छोटा सा जीवन, एक छोटा सा पल आपके सामने, जो महादेवी वर्मा का आपका जो अंधकार में जीवन आपके सामने, भाई अंधकार में जीवन का था, ये क्या क्या गया इस चीज को, इस शब्द को देखो, हिंदी के लेखकों का यही महानता है, आप कोई भी शब्द को कितना बड़ा दिखा सकते हो। तो गिस्सा की भावनाओं को, गिस्सा के समय, जो समय काल है जिसमें महादेवी वर्मा ने क्या किया है, गिस्सा को पढ़ाया, उस समय काल को बेहतर दिखाने के लिए महादेवी वर्मा देखो किस तरीके से समय को क्या किया है, दिखाने का प्रयास किया है। अपने जीवन को अंधकार बताया है और वो समय को क्या बताया, जुगनू के समान बताया है ना। समझ लो तो इस कैसे दिखाया गया भाई, ये सब क्या कर रहे हैं, जो आपके सामने उस समय की जो गिस्सा के साथ बताया गया समय होता है, उसको क्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। उस जो अंधकार में समय है, वो आपके सामने जो गिस्सा के लिए, जो गिस्सा के साथ बिताया गया समय है महादेवी वर्मा का, वो उनके जीवन में जो अंधकार में जीवन में एक जुगनू के समान एक प्रकाश के रूप में दिखाई देता। मतलब भावनात्मक रूप से एक बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति देने वाला समय है, बहुत बढ़िया समय है। मतलब सीधी बात यही है, जो अपनी नन्ही सी ज्योति से पूरे परिवेश को आलोकित कर रहा है। मतलब जो आपके सामने क्या कर रहा है, जो गिस्सा है, उसके द्वारा जो नन्ही सी ज्योति, मतलब छोटी सी जो दीपक की ज्योति होती है ना, एक पूरा का पूरा कमरा होता है, उस कमरे के अंदर अगर आप अंधेरे में अगर दीपक जला देते हो, आजकल तो अपन क्या जलाते हैं भाई, लेकिन मान लो पहले के समय लाइट नहीं हुआ करती थी, या समझ लो कभी बारिश के मौसम में आपके गांव में लाइट आई नहीं, तो आपने कोई दीपक या आपके सामने जो मोमबत्ती को जला दिया, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो आंगन है या पूरा का पूरा घर क्या हो जाता है, रोशनी में हो जाता है। उसी तरीके से आपके सामने जो गिस्सा है, उसने आपके सामने उसकी जो कृतज्ञता है, उसका व्यवहार है, उसका आचरण है, उसने क्या किया, जो महादेवी वर्मा है उसके जीवन के अंदर आपके सामने क्या किया गया भाई, उस ज्योति की तरह काम किया गया है, जो उसके जीवन को क्या कर रहा है, प्रकाश में कर रहा है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि गिस्सा के जीवन में अनेक संघर्ष थे, लेकिन उसका व्यवहार आचरण इतना अच्छा था कि महादेवी वर्मा को उसका आचरण क्या लगा भाई, बहुत सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर लगा। विशेष की बात करें, जुगनू के माध्यम से सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जुगनू के माध्यम से क्या किया गया भाई, कोई भी जो चीजें होती है उनको बहुत ही सुंदर उपमा करके, उपमा अलंकार करके प्रयोग किया गया, मतलब कंपैरिजन करने का प्रयास किया गया ना, तो वही इसमें बताया गया। जुगनू के माध्यम से जो आपके सामने सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, किसका प्रयोग किया गया, सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। भाषा अत्यंत भावक है, भावनापूर्ण है। कैसी भावना भाई, आपके सामने अत्यंत भावनाओं से भरी हुई और प्रभावशाली भाषा दिखाई पड़ती है। इसके अंदर कैसी भाषा दिखाई पड़ती है, अत्यंत आपके सामने भावनाओं से भरी हुई और भावना जो रहस्यमय भाषा आपके सामने दिखाई पड़ती है। किसके द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा गिस्सा के प्रति जो ये कहानी लिखी गई है इसके अंदर। समझ में आ गई। तो पहली यूनिट में आपके सामने जो इंपॉर्टेंट दो चैप्टर हैं, इससे मैंने प्रसंग आपको करवा दिए हैं। अब अगले वाले में बात करेंगे पद्य में, जो यूनिट सेकंड के जो प्रसंग व्याख्या के प्रश्न है उससे संबंधित देखेंगे। रहीमन और मैथिली गुप्त से संबंधित प्रश्न है। पहला है रहीमन से पढ़ेंगे अपन। कही रहीमन संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी से जैसे तई साचे मीत। तो रहीमन के दोहे हैं भाई आपके सामने। रहीमन भी आपके सामने कबीरदास के साथ साथ चलने वाले उन प्रमुख साहित्यकारों में से थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को अपने जो सामाजिक दृष्टिकोण से, समाज के देखने के नजरिए से, उन्होंने समाज को क्या किया भाई, आपके सामने एक अलग प्रकार की विचारधारा प्रदान करने का काम किया है। तो अपन पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। क्या किया गया आपके सामने, जो ये दोहा है आपके सामने, ये कहां से लिया गया है, जो रहीम ग्रंथावली है। कौन सी ग्रंथावली है भाई, रहीम ग्रंथावली है, जिसमें रहीमन दास के द्वारा लिखे गए जितने भी दोहे हैं ना, सब के सब दोहे आपके सामने उसके अंदर अलंकृत किए गए। मतलब जाते कोई भी साहित्य लिखो, अरबों सारों को सारों लिखो, कोई साहित्य इकट्ठे कर लियो, कोई किताब के अंदर लिख दियो जा, उनके कला भाई
आपके सामने ग्रंथावली के नाम से जाना जाए। और रहीमन दास के जितने भी जो साहित्य काम किया गया था वो कहां पर रखा गया था भाई, उनकी रहीम ग्रंथावली बना दी। क्या बना दी? एक रहीम ग्रंथावली बना दी, जिसके अंदर उनके द्वारा जितना भी काम किया गया था उस सारे काम को उसी के अंदर डाल दिया गया। समझ में आ गया अच्छे से? इस दोहे में रहीमन दास ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में क्या बताया भाई रहीमन दास ने आपके सामने? एक सच्चा मित्र कौन होता है, एक सच्चा मित्र कौन होता है उसकी पहचान के रूप में आपको बताया गया। आपके सामने एक सच्चा मित्र कौन होता है उसकी पूरी पूरी पहचान बताई गई है। तो ये जो लाइनें होती है ना, रहीमन दास से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न देखने को मिले आपके सामने, ये दोनों की दोनों सह प्रसंग व्याख्याएं, ये जो सह प्रसंग होता है उसको रट कर रखना है और सेम टू सेम चिपका कराना है। क्या रटना है, क्या समझना है, सब का सब बताता हूं आपको किस तरीके से तैयारी करके जानी होती है। अब आपके सामने अगले वाले जो हर एक पॉइंट को पढ़े। कहीं रहीमन संपत्ति संज्ञा, मतलब कई रहीमन संपत्ति संज्ञा क्या होते हैं? रहीमन दास ये बात कहना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं? जब संपत्ति संज्ञा, जब कोई भी व्यक्ति के इंसान पैसा आता है, धन संपत्ति आता है, तो क्या हो जाता है आपके सामने? बनत बहुत बहुत रीत, मतलब क्या हो जाता है आपके सामने? बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। थे भी कदे देखो कोई आदमी एक बार स्कॉर्पियो, कोई थारम कोई स्कॉर्पियो लिया, डोलतो को पीछा आज 5-10 भाईजी करता रहे, खास करके स्कूल कॉलेज में ज्यादा रहे। माली उम्र में तो क्या रहे, मैं तो कदे काम करेगा नहीं, लेकिन थारम अभी जो नन्ना बालक है 16 से 20 साल का बीच में जो सरकारी कॉलेज में घूमो और कोई सो कॉल्ड नेता घूमे हैं थारा आसा पास है, उनके पीछे भाईजी करता 5-5 10-10 लोग घूमे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भाईजी अपना क्या कर देगा, घुमा देगा, गाड़ी घुमा देगा, कोई चीज खुआ देगा, है ना, इन्हें बिना खुआ देगा, लेकिन कदे न कदे वो भाईजी थान बिल्ले आपके सामने क्या कर देगो, जो नुकसान भी पहुंचा सके। तो यही बात रहीमन दास के द्वारा भी कही गई है कि रहीमन दास आपके सामने जो संपत्ति है, यही कहना चाहते हैं, जब इंसान के पास संपत्ति आती है तो क्या होता है आपके सामने? उसके पास संपत्ति आने के साथ साथ व्यक्ति होता है, उसके पास अनेकों अनेक दोस्त बनते हैं। उसके क्या होते हैं? बहुत सारे दोस्त उसके धीरे धीरे बनने, बहुत सारे लोग उसके दोस्त बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी से जैसे तय साचे मीत, मतलब आपके सामने सच, लेकिन इसी बीच में आपके सामने सच्चा मित्र कौन होता है भाई? आपके सामने जो विपत्ति में कसौटी कसे, मतलब जो इंसान आपके सामने विपत्ति या मुश्किल समय में जो व्यक्ति आपका साथ देता है, उसी समय में आपके सामने क्या पता चलता है भाई? आपके सामने कौन आपका सुख में साथ देने वाला है, कौन आपका दुख में साथ देने वाला है, आपको तभी पता चलता है। मतलब जो विपत्ति की कसौटी, मुश्किल समय की कसौटी में जो व्यक्ति आपका जीवन में साथ दे सकता है, विपत्ति की कसौटी में ही कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या आपका दुश्मन है उसके बारे में पता चलता है। विपत्ति कसौटी जय कसे तय सचे मित, जिस तरीके से सोने को आपके सामने जब घिस कर ये पता चलता है कि वो सही सोना है या आपके सामने नकली सोना है, वैसे ही दोस्त आपके सामने सच्चा है या आपके सामने सिर्फ मतलब के लिए रहता है, वो कैसे पता चल सकता है? जब विपत्ति का समय आता है। कैसा समय आता है? विपत्ति का समय आता है, तभी आपके सामने पता चलता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला प्रश्न है विशेष। विशेष में क्या दिखाया गया है? विपत्ति कसौटी का रूपक अलंकार है। विपत्ति कसौटी का क्या अलंकार है? रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है भाई? आपके सामने रूपक अलंकार है। कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार के रूप में उसको जाना जाता है। विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार है भाई? आपके सामने रूपक अलंकार है ना? बताया गया है कि विपत्ति जब कसती है तब आपके सामने पता चलता है कि कैसा है। ये दोहा नीतिगत शिक्षा देता है। कैसी शिक्षा देने का काम करता है भाई? आपके सामने नीतिगत शिक्षा देने का काम करता है। तो ए दोनों लाइन रट लियो, चाहे इकट्ठे भी हो। ये विपत्ति कसौटी तो मत लिख देना, कोई और दूसरा में जाके थारा मनवा बोल लिख दियो। अगर थान ज्ञान है तो बढ़िया है। निचली लाइन तो अगर आपके सामने रहीमन दास का दोहा आए तो आपके सामने अच्छे से करके चले जाना। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला है निम्नलिखित गद्यांश में सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। मतलब आपके सामने जो गद्यांश दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, उसको आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। मैथिली शरण गुप्त से है। सहानुभूति चाहिए महाभूति है, वही वसी कर्त सदैव है वहां, वही समय वही विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न जो सामने झुका रहा, है ना? इसमें क्या भाई? आपके सामने
प्रस्तुत काव्यांश किसके द्वारा लिया गया? राष्ट्र कवि जो आपके सामने मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है जो राष्ट्र कवि के रूप में अपन जो मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं, उनके द्वारा आपके सामने जो काव्यांश लिखा गया है, इसमें क्या बताया गया? उनकी जो कविता है मनुष्यता, कौन सी कविता है? मनुष्यता से आपके सामने लिया गया है। जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो आपके सामने मनुष्यता में जो लिखा गया है, उससे आपके सामने पद्यांश लिया गया है। क्या कहते हैं कवि यहाँ पर? कवि ने यहाँ सहानुभूति और दया को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण बताया। क्या बताया गया? कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन में जो सहानुभूति होती है, क्या होती है? सहानुभूति और जो दया होती है, वही सबसे बड़ा गुण होता है। मतलब कोई भी आदमी को जीव है ना? अब थारे खेत में घुस गो के तो लाठी मार को कहते हैं, निकाल को बाहर बिना मतलब परेशान करें। तो यही है, अगर जो सहानुभूति वाला व्यक्ति होगा ना, वो ऐसे सोचेगा कोई बात को नहीं, खागो तो खागो, जाने दो, ऐसे होता ना। तो यही होता है, कोई भी व्यक्ति के जीवन में सहानुभूति होती है ना और दया होती है, वही सबसे बड़ा उस व्यक्ति का गुण होता है। समझ में आ गया? इसमें क्या लिखा गया? सहानुभूति चाहिए, महाभूति चाहिए। कवि कहते हैं आपके सामने, कवि ने कहा कि मनुष्य के भीतर दूसरों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। कहां पर क्या कहा गया है? इसमें सहानुभूति चाहिए, महाभूति है वही। देखो सहानुभूति चाहिए, महाभूति क्या होती है? जो आपके सामने देखो बबूत होते हैं ना, बबूत होते हैं जो आपके सामने जो ओम यज्ञ और होम किया जाता है, उसमें जो आपके सामने जो राख वगैरह निकलती है, राख नहीं उसको अपन भगूती बोलते हैं, बबूत बोलते हैं, तो उसी के रूप में बताया गया। सहानुभूति होती है वो कोई भी जीवन में, कोई मनुष्य के जीवन में कैसी होती है? महाभूति के रूप में होती है। कहां होती है? महाविभूति के रूप में होती है। सबसे बड़ा गुण है मनुष्य के जीवन में क्या होती है भाई? दूसरों के प्रति सुख दुख में साथ देने की जो भावना होती है, वही सबसे बड़ी चीज होती है। वंशी कर्त सदैव बनी रही स्वयं। इसमें क्या कहा गया है? जिसके अंदर आपके सामने दया होता है, वही आपके सामने क्या कर सकता है? वशीकृत कर सकता है। वशीकृत क्या कर सकता है? मतलब जो दुनिया के अंदर आपके पास किसी व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया भाव रखने का भावना होती है, कोई भी व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया भाव रखने का भाव होता है, तो वो इंसान क्या कर सकता है? इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वशीकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकता है, वशीकृत कर सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बया। मतलब जो विरुद्धवाद है, विरुद्ध की भावना है। मतलब उदाहरण के लिए अगर महात्मा बुद्ध ने जब दया का मार्ग अपनाया, तो उस समय उनका सारा विरोध उनके करुणा व दया भाव में बह गया। इसमें क्या कहा गया कि जो लोग आपके सामने विरोध करते थे महात्मा बुद्ध का, है ना, वो करने वाले तो भाई आपके सामने हमेशा ही विरोध करते रहे, लेकिन वो किस में बह गया? आपके सामने दया भाव में बह गया। कैसे बहेगा? आपके सामने जो दया भाव होता है, उस दया भाव के अंदर उनका सारा का सारा जो करुणा का भाव है, वो आपके सामने बह गया। जब उन्होंने अपनी विनम्रता और दया से क्या कर लिया? सारे संसार उसको नतमस्तक हो गया और अंत में उन्होंने दया और करुणा ही उनकी मानवता की पहचान बनी। क्या बनी? जो दया और करुणता है, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में बनकर सामने आई। बुद्ध के उदाहरण देकर इस बात को प्रभावशाली बनाया गया है। जो महात्मा बुद्ध है, उनका उदाहरण देकर आपके सामने ये जो बात है, आपके सामने जो मैथिली शरण गुप्त है, उसको क्या किया गया भाई? प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये पर्सन देखने को मिल सकता है और आएगा भी। और भाषा कैसी? शुद्ध और खड़ी बोली की जो हिंदी भाषा, उसका प्रयोग किया गया है इसके अंदर। चलिए अगले वाले लास्ट नंबर पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। वे आते हैं खेतों से उठकर, सने हुए धूल मिट्टी में, वे ही सच्चे भाग्यवान हैं जो रहते हैं अपनी कुटिया में। हम राज्य के लिए मरते हैं, पर वे स्वयं राज्य करते हैं।